जय हिंद दोस्तों। कल के लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ रहे थे। हम लोग ये चीज देखे थे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम को पढ़ते क्यों है, ये चीज हम लोग देखे थे। तो हम कल आपको ये चीज बताया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के किसी सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। यानी कि हमारे पास जो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे दो ब्लॉक है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो उसको अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का कुछ वेलोसिटी है, तो अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो उसका एनालाइज कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसे भी होता है और आगे भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब कि वो अपने में कंप्रेस भी होगा, आगे भी बढ़ेगा, कंप्रेस भी होगा, आगे से पड़ेगा, है ना। लेकिन हम इसी की को चीज को अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाते थे तो हम लोग क्या देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो रुका है, दो ब्लॉक जाता फिर आता था, फिर जाता था, फिर आता था। यानी कहने का होता है कि सिंपल से हार्मोनिक को करता था, यानी टू एंड फ्रो में करता था। लेकिन हम उसी चीज को ग्राउंड में करते थे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता था। तो हम कल आपको ये चीज बताए थे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जहां से हम लोग कुछ सिचुएशन को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, और वहां से हम लोग चीजों को आसान बना सकते हैं उसके फ्रेम को पढ़ के। तो हम कल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ रहे थे। उसी चीज के लिए थोड़ा सा हम आपको क्विक रिवीजन देते हैं कि आखिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता था। तो देखिए, हम लोग कल आपको ये चीज बताया था बाबू कि हमको सपोज मान लेते एक हमारे पास ऐसा कुछ है ना, बॉडी हमारे पास कुछ लाइक दैट, है ना। अब हमको पता है इस बॉडी में बहुत सारा मास है ना, बहुत सारा मास है ना, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। तो हमको पता है कि इस बॉडी में एक यूनिक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी में एक यूनिक पॉइंट है जिसको बोलते हैं COM, यानी सेंटर ऑफ मास, है ना। अब ये चीज देखो, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये यूनिक पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम ये चीज बोले कि हम इसी पॉइंट पे बैठ जाए, सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाए, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्या बन जाता है, रुक जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको देखिए सबसे आसान तरह से कैसे समझ सकते हैं। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी, हमारा एक बॉडी एक प्रकार का फ्रेम है। क्या है, हमारा बॉडी एक प्रकार का फ्रेम है, और इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है ना, वो हमारा आंख है। अब हम ये चीज बोले कि हम एक प्रकार का ऑब्जर्वर है अपने बॉडी के लिए। तो अगर हम अपने बॉडी को हर एक पार्ट देखते हैं तो जहां पे वो था वहीं पे वो है। जैसे सपोज मतलब हमें जूता देख रहे हैं, तो अगर हम मूव भी कर रहे हैं किसी जगह पे या किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, तो हमारा जो जूता है, हमारा जो शू है, वो हमारे पैर के ही पास रहेगा, वो कहीं आज जाने वाला नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि हम खुद अपने चीज को देख रहे हैं। तो जिस फ्रेम में आप बैठ के उसी फ्रेम को देखोगे तो वो फ्रेम हमारे लिए क्या बनता है, रुका हुआ नजर आता है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्या बन जाएगा, रुक हो जाएगा, यानी रुका हुआ हो जाएगा। तो हम आपको ये चीज बोलते हैं कि इसको सबसे अच्छा इंडिकेशन हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसा एक ब्लॉक बना दो, और मान लेते हैं ये क्या है, COM फ्रेम है, और यहाँ पे आप कुछ बैठ जाओ, है ना, इसको पकड़ के बैठ जाओ, है ना, जैसे बंदर बैठता है, तो ऐसे बैठ जाओ। तो अब मैं ये चीज बोल रहा था कि इस फ्रेम में देखेंगे, तो सबसे पहले बात है कि इस फ्रेम में देखेंगे, यानी कहने का होता है कि सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हम उसी जगह पे बैठ के उसी को देखेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा क्या होगा, रुका होगा। जैसे सपोज मान लो ट्रेन के अंदर अगर ट्रेन पैसेंजर सीट पे बैठा है, तो सीट कहीं उसको जाता नहीं, सिर्फ ट्रेन चलता है। क्यों, क्योंकि वो सीट के ऊपर ही बैठा है। तो फ्रेम के ऊपर बैठ के अगर हम देखेंगे तो फ्रेम हमारे लिए क्या माना जाता है, रुका होता है। इसलिए एक सेंटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह मैं ये चीज बोल दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह मैं ये चीज बोलूंगा कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये चीज हम लोग कल पढ़े थे। एक चीज और हमको आपको बताए थे कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी कहने का मतलब है कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास को ही क्या बोलते हैं, नेट मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन हम आपको ये चीज बताए थे कि सेंटर ऑफ मास बैठ के अगर सेंटर ऑफ मास के बाद देखेंगे तो मोमेंटम हमारे लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नेट मोमेंटम हमारे लिए क्या बन गया, 0 बन गया। ये चीज हो गया। अब हम ये चीज देखे थे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 ब्लॉक सिस्टम है, कल हम लोग ये चीज देखे थे कि 2 ब्लॉक सिस्टम है। तो 2 ब्लॉक सिस्टम का अगर हम बात करें, वी कंसीडर 2 ब्लॉक, है ना, 2 ब्लॉक। उसमें हम लोग क्या देखे थे, उस चीज को देखिए। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना है आपको लिए। वी कंसीडर 2 ब्लॉक। अब देखिए उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार का
है ना, इस प्रकार का। इसको हम लोग बोले थे क्या है, m1 था, नहीं इसको बोले थे m1 था, ये m1 था, और ये हमारे लिए क्या था, ये m2 था। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्प्रिंग कुछ लगा हुआ है। तो ये m1 है, ये क्या है m2 है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग, है ना, ऐसा लगा था। हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो दो मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इनके बीच में होता है। हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कुछ, ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था। तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पे झंडा गाड़ दो। झंडा पे गाड़ने का मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहीं नहीं हिल सकता है ना। हम ये चीज़ देखे थे कि यहाँ पे अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिल सकता था। तो इसको हम लोग बोले थे कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये था। और इसको हम लोग ये तो बोले थे कि वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज था। लेकिन अगर हम लोग ये चीज बोले कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर देखेंगे ना इसी सिचुएशन को, यानी अगर हम यहाँ से हटा दें, एक मिनट, अगर हम इसी सिचुएशन को अगर हम लोग देखेंगे किसके, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो देखिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी था सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वो तो थोड़ा बदल जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या कि 1 मास, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 मास। तो यहाँ से हमारे पास हो गया। तो अगर मैं बोलूँगा वो कैसे हो जाएगा, तो देखिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, फिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो COMS क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये चीज़ देखो कि ये हमारे पास फिक्स हो गया। अब हम इसको मान लें इसका वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसको बोलेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो कि इस डायरेक्शन में। अब ये चीज़ देखिएगा हमारे लिए कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ रुका हुआ है। तो ये वाली जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट फिक्स है। अगर ये पॉइंट फिक्स है इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, यानी एसएचएम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी एक बार मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा, है ना। तो इसका करेगा कीप ऑन एसएचएम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि हम इसको, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो इस चीज़ को मैं भूल गया, इस चीज़ को देखो, फिर सिर्फ ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, ये पॉइंट हमारे लिए फिक्स है क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स है। यहाँ बैठ के देखेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जाके वापस ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे लिए, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। तो हमें पता है कि टू ब्लॉक सिस्टम है, हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हमारे लिए क्या होता है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि नेट मोमेंटम हमारे लिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि P1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस में P2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी इसको बोलेंगे M1 मास V1 मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस में M2 मास वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये चीज हो गया वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे चीज देखिए, M1 और M2 हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। M1 और M2 हमारे लिए क्या पॉजिटिव होता है, लेकिन V1 V2 हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अब देखो ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमारे लिए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्यों, क्या साइन रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन हमें ये चीज बताता है कि दो पार्टिकल जो है ना, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम अलग है, माने कि अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक का मोमेंटम इधर है तो दूसरे का मोमेंटम इधर है, एक का मोमेंटम इधर है तो दूसरे का मोमेंटम इधर है। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि दो ब्लॉक सिस्टम जो होता है ना, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो ये टर्म 0 है, तो मैं बोलूंगा M2, ये क्या होगा, वेलोसिटी टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर ये टर्म 0 है, इसका मतलब ये है कि मास तो कभी 0 नहीं होगा, मास कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि जब ये रुकेगा तो ये भी रुकेगा, जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा। तो यहां से हम लोग ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाते हैं तो दो ब्लॉक
आपस में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक साथ चलेंगे एक साथ रुकेंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ये चीज होता है किसके, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखने पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस फ्रेम पे बैठता है वो पॉइंट को क्या करता है, फिक्स कर देता है। अब ये चूज के पॉइंट फिक्स है तो ये वाला क्या होगा, ऐसे 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 करेगा और ये वाला भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे ही करेगा, है ना। तो ये वाला जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे गए फिर वापस आए, फिर एक्सट्रीम पे गए फिर वापस आए, फिर एक्सट्रीम पे गए फिर वापस आए। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखे थे इस अगला पॉइंट में कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका हम लोग कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि m2 मास यानी दूसरे वाले का मास और वेलोसिटी ऑफ माइनस में वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये चीज पढ़ लिए थे। अब मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो मास ऑफ 1 है ना, यानी दूसरे वाले का मास और वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में क्या होगा m2। तो ये चीज अपने पास हो गया। तो ये हमारा लेकर था तो बोलेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी। अगर मोमेंटम लिखना चाहें तो मोमेंटम ऑफ बोलेंगे 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा 1 वेलोसिटी ऑफ 1 का है ये है और इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या 1 v2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। हर हम आपको ये चीज़ बताया था, ये हमारे लिए क्या बन जाता है, रिड्यूस मास। ये वाला हमारा क्या बनता है, रिड्यूस मास, यानी म्यू v1 माइनस में v2, है ना। ये चीज हो गया हमारे पास। ये क्या है, मोमेंटम है। जिस तरह ये है उसी तरह अगर बोले कि मोमेंटम ऑफ 2 देख लें, ये हमारा क्या मोमेंटम ऑफ 1 हो गया। अगर मोमेंटम ऑफ 2 देखें तो मोमेंटम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ 2 इंटू इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 2। वेलोसिटी ऑफ 2 हमारे पास कितना है, m1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो यहाँ से क्या होगा, रिड्यूस मास हो जाएगा। तो म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस में वेलोसिटी ऑफ 1, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये मोमेंटम हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के। तो ये वेलोसिटी हमारा 1 है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये चीज हम लोग देख लिए थे। इसके बाद से हम लोग ये चीज देखे थे आपको, है ना, इसके बाद से हम लोग ये चीज देख लिए थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दो सिस्टम का। तो उसमें हम लोग ये चीज आपको बताया था मैंने कि उसका जो फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम यानी 2 ब्लॉक सिस्टम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसका जो फॉर्मूला हम बताए थे वो था कितना, हाफ म्यू, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये चीज आपको हम लोग ड्राइव करके बताए थे। क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी दोनों ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना था, याद रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू हमारे लिए क्या था, ग्राउंड था। ये वाला वेलोसिटी हमारा क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट हमारे लिए क्या था, ग्राउंड था। उसके बाद से हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में है ना। तो ये हमारे पास क्या था, ये चीज हम लोग कल देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, कल इतना कुछ पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसका क्विक रिवीजन किए। अब हम लोग क्या करना है, आज हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, आखिर वो क्वेश्चन क्या है। देखिए कल के हम लोग लेक्चर में एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें हम आपको बोले थे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम इसी चीज को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हम अब उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये चीज बताएंगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें क्या हो सकता है कि हम समझाने के लिए धीरे धीरे करें या फिर थोड़ा लॉन्ग तरह से लेके जाए, लेकिन अगर आपको ये चीज आ गया ना तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, गारंटी हमारा। लेकिन चूंकि हमको थोड़ा थोड़ा डीप में बताना है ना, क्योंकि हर टाइप के बच्चे आते हैं तो क्या कर धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अगर करना चाहे डायरेक्ट कहेंगे तो 2 लाइन में इसका आंसर आएगा। देखिए पहले बात है कि क्या है कि हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए कि सपोज मान लेते हैं ये कल हम क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना, हम बोले भी थे कि इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा।
क्या था ये कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था m मास था और ये हमारा क्या था 2m मास था और इधर हम लोग फोर्स लगाए थे इसके ऊपर F फोर्स लगाए थे और स्प्रिंग हमारा क्या था नेचुरल लेंथ में था यानी L लेंथ में था। L लेंथ का मतलब हो गया नेचुरल लेंथ, तो हमारे लिए क्या था ये नेचुरल लेंथ। तो अब मैं बोलूँगा कि इसको मैं एक चीज़ बोला था ये हमारे लिए क्या था स्मूथ, है ना स्मूथ। ये भी मैं बोला था कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ये क्या था इनिशियली सिस्टम हमारे पास क्या था रेस्ट पे था। तो मैं ये चीज बोला था कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग हमको चाहिए, है ना मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब उस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग पता है कि कल तो कर लिए हैं, तो आज हम लोग को क्या करना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना है। तो सबसे पहले बात है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे। तो इसका एनालाइज अगर हम लोग करना चाहें तो ये चीज देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम लोग बैठेंगे तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। हमको पता है कि हमेशा एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो हमारे लिए क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हम जब भी सेंटर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठते हैं तो एक सीडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। किसको करते हैं सीडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। वो जो सीडो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जिस फ्रेम पे आप बैठे हो उसका एक्सेलरेशन और जिस ब्लॉक पे आप लगा रहे हो उसका मास, उसी को क्या बोलते थे सीडो फोर्स। लेकिन हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था फ्रेम के उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिखूंगा सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू COM, सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। है ना विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब ये चीज देखिए हम ये चीज बोल लेंगे सपोज मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पे बनाते रहे, है ना ये कुछ ऐसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम बना दिए, ठीक ओके ठीक। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को भी बैठा देते हैं, कुछ ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर, है ना कुछ हमारा ये ऑब्जर्वर है। अब ये चीज देखिएगा ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर है। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ACM होगा, है ना। तो हमें पता है कि ACM आखिर निकालते कैसे हैं। ACM अगर हम निकालने चाहेंगे तो टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस पूरे सिस्टम पे देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना लगता है F और टोटल सिस्टम का अगर मास देखेंगे तो वो कितना होगा 3m। तो ये हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। ये चीज समझ में आ गया। हमें पता है कि जब भी हम नॉन इनर्शियल पे बैठते हैं तो हमको एक सीडो फोर्स अप्लाई करना होता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक का जो सिचुएशन हम बनाते हैं उस चीज को देखिए कैसे बनाते हैं। तो मैं चीज बोलूंगा कि ब्लॉक हमारा कुछ ये है और यहाँ ब्लॉक देखेंगे तो कुछ हमारा ये है ना। तो कुछ ये ऐसे टाइप का है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं m और इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2m। और इसमें हम लोग क्या टंग दिए हैं स्प्रिंग कुछ इस टाइप से, है ना। ये हमारा क्या हो गया स्प्रिंग, ये है m ये है 2m, ठीक। अब ये चीज देखिएगा ये हमारे लिए नेचुरल लेंथ में है। हमें पता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F फोर्स लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमें पता है कि सीडो फोर्स क्या होता है। सीडो फोर्स का मतलब होता है कि आप नॉन इनर्शियल में बैठे हो तो एक फोर्स जो होता है उसको लगाना पड़ता है कहाँ इसके फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होगा फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में। अब चूंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन है इधर, इसका मतलब कि सब सीडो फोर्स लगोगे तो फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा सीडो फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज इक्वल टू मास कितना है 2m
मास कितना हमारे लिए 2m, ये कट गया तो यहाँ से अगर हम लेंगे 2f/3। अब ये चीज़ देखिए, ये 2f/3 है, ये कितना है f है। अगर हम लोग करना चाहें तो कितना होगा, 2f/3 में से f को घटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, उस चीज़ को देखिए कि 3 से तो 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 2f माइनस में कितना हो गया 3f। f में से घटाना है, f में से 2f/3 विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए क्या होगा, 3 तो ये हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना होगा 3 में से 2 चला गया तो कितना चला गया f/3। तो हमारे लिए कितना आ गया f/3। यानी कहने का मतलब है कि जो नेट फोर्स हमारा सेंटर ऑफ मास के तरफ से जाएगा वो हमारा क्या है, f हमारा 3 है। ये चीज़ हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आता है। तो अब ये चीज़ देखिए कि इन दोनों का सम अगर बोले तो हमारे लिए f/3 है, ये किसके फ्रेम में है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सीडो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक्सीलरेशन इधर है सेंटर ऑफ मास का, जिस फ्रेम पे बैठे हैं उसका हम लोग और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो कितना होगा f/3m मल्टीप्लाई बाई m से m काटेंगे तो कितना होगा f/3। ये हम बात याद रखेगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे ना तो दोनों तरफ जो फोर्स लगने वाला वो क्या होता है, सेम होता है। चाहे दोनों पे फोर्स लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फोर्स लगेगा वो दोनों में क्या लगेगा, इक्वल लगता है ना। तो अब ये चीज हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे, अब एक जनरल सिचुएशन लेते हैं। देखिए क्या है, हमें पता है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, सेंटर ऑफ मास पे क्या हो, बैठ जाए, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्या होगा, रुका हुआ हो जाएगा। यानी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ वो हमारे लिए क्या होगा, रुका हुआ नजर आएगा, ये हमारे लिए क्या रुक जाएगा। अब हमें पता है कि ये हमारे लिए क्या होगा, रुक जाएगा, तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखिए हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास तो हमारा रुका हुआ है, बाकी ब्लॉक तो मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास के। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, m है, और ये हमारा कितना है 2m है, और इनके बीच में क्या लगा है, स्प्रिंग। और मैं बोलूंगा कि झंडा तो यहाँ गाड़ा है सेंटर ऑफ मास अपना, बोला यहाँ से उखाड़ नहीं पाओगे तुम हमें, तो हम बोले हैं कि तुम मेरे को उखाड़ नहीं पाओगे, तो हम बोले एकदम सही है कि तुम तो यहाँ बैठते हो वहाँ बैठे रह जाते हो, तो बड़ा थितर आदमी है ये, तो यहाँ बैठा ही रह गया। अब वो क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हो रहा है, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, इस तरह क्या करेगा, कीप ऑन ओसिलेट करेगा। ये भी हमारे लिए क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा, फिर क्या होगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा। इसका मतलब ऐसे 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 ओसिलेट करता है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होगा, हमें पता है कि ये वाला जो चीज़ है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर हम बोले तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, हम ये चीज़ मान रहे हैं कि वो ब्लॉक यहाँ आ गया m, और वो ये ब्लॉक यहाँ आ गया, कितना आ गया 2m, ये है m और ये कितना है 2m। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कितना चलता है इधर से x2, और ये हमारा कितना चला है इधर से x1, ये चलता है कितना x2, ये चलता है कितना x1। अब ये चीज हमको पता चल गया, हमें ये चीज पता है कि x1 प्लस में क्या है x2 इज इक्वल टू हमारा क्या है x, है ना, क्योंकि मान लेते हैं ये चलता है x और ये भी चलता है x, तो दोनों क्या चलता है, एक x एक चलता है x2, तो दोनों मिला के कितना चलेगा, x चलेगा, ठीक। तो ये हमारा लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखिएगा कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है जो मोमेंटम को भी चेंज कर देगा और एनर्जी को भी चेंज कर देगा। तो हम आपको ये चीज बताए थे कि जब मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ना लगता हो तो वहां पे एक चीज लगता है, क्या, वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज से, वो डिपेंड नहीं करता है। तो मैं लिखूंगा कि अप्लाई जो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद से देखेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू COM फ्रेम, COM फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, दो फोर्स है और एक स्प्रिंग का फोर्स, तीन फोर्स। तो अब देखिए क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे जो होगा फोर्स कितना लग रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F/3 फोर्स लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 प्लस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद से क्या होगा F/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1,
विच इज इक्वल टू, है ना, नहीं प्लस में उसके बाद से क्या होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारे पास क्या होता है हाफ के, है ना, एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होता है, ये इतना एक्सटेंशन रहा, विच इज इक्वल टू 0 इंटू 0। अब ये 0 माइनस 0 क्यों लिख दिए उस चीज को समझिए। इनिशियली सिस्टम क्या था, रुका हुआ था, है ना, और फाइनली क्या होगा, 0 होगा। अब क्यों होगा उसी को देखिए, मैंने बोला है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ फिक्स है, अब सेंटर ऑफ मास फिक्स है वो तो कहीं जा नहीं रहा, हमको क्या लेकर मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो ये जब पूरे एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ये भी जब एक्सट्रीम पे चला जाएगा तभी तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सट्रीम से आएगा फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से आएगा फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से आएगा फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, यानी कहने का मतलब कि वो क्या होगा, कीप ऑन, इस तरह से क्या होगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। समझ में कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग ये चीज बोलेंगे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होता है स्प्रिंग के विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जब दोनों क्या हो, एक्सट्रीम पे हो, और जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाता है। लेकिन हम इसी चीज को जब ग्राउंड की बात किए थे, तो ग्राउंड में मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होता है, ग्राउंड में मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होता है जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन सेंटर ऑफ से फ्रेम में मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होता है जब दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। कब, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन ए स्प्रिंग। ये चीज हमको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस चीज को देखिए, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर फेंक देते हैं, ठीक, और इसमें f/3 को कॉमन ले लो, f/3 को कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या होगा x1, यहाँ पे क्या होगा x2, विच इज इक्वल टू, अगर बोले k x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, इसका मतलब है इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 तो चला जाएगा इधर, तो क्या होगा 2f/3k। देखिए कल वाला चीज को मैच करा लीजिए, कल भी हमारा यही आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन के अंदर आपका आंसर आ गया। लेकिन कल के में देखे थे तो 4-5 इक्वेशन हम लोग लगाए थे, तब हमारे पास यही आंसर आया था। तो इसलिए बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है तो वो डरने की चीज नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक प्रकार का ऐसा कंसेप्ट है जो कुछ सर्टेन क्वेश्चन के लिए क्या करता है, आसान बना देता है। जिस सर्टेन क्वेश्चन का बात को ले, एक तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग आसान बना देता है। अब देखिए ये चीज ठीक है, यहाँ पे तो हमारे लिए सब वेरिएबल का था। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैंने कहने का था कि फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेके तब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं, है ना, ताकि हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक, इसको मिटाते हैं, पहले सब मिटा देते हैं, है ना। प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा, है ना, बाकी कोई चीज़ भारी तो होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है ना, चाहे जितना भी हो। देखो मैंने कहने का मतलब ये ना कि अल्टीमेट जो इसका बोलते हैं ना सोल्यूशन, कभी भी याद रखना जीवन में हमेशा कि अल्टीमेट जो सोल्यूशन होता है ना मेहनत का, मैंने कामयाबी का, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो मेहनत। क्योंकि जहां हम लोग जीते भारत में ना, मैक्सिमम लोगों के पास उतना चीज है ही नहीं, मतलब दौलत है ही नहीं कि अपना कुछ एक्सपेंड कर दे, पैसा से पैसा कमा ले, है ना। तो अपने पास क्या होता है कि बस कहीं से पैसा कमाए, खाए पिए और जिए, बस इसके सिवा अपने पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा दौलत होता है ना आपके लिए, आपका मेहनत। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत एक ऐसी चीज है देखो कि दुनिया को झुका देता है, समझे कि नहीं समझे, चाहे जैसे भी हो, मेहनत एक ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया को झुका देगा। बाकी दुनिया में और से कोई चीज बना नहीं है जो आपको झुका दे, है ना। क्योंकि देखो मैंने कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट जो संघर्ष होता है ना, संघर्ष वही इंसान को फेथफुल या फिर बोला जाता है कि महान बनाता है कि नहीं है। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मैंने राजा के बेटा बोल दो, इतना पैसा है, दौलत है, सब कोई आता है कि सर मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा, मेरे बेटा को पढ़ा दीजिए। अगर दौलत से अगर कामयाबी खरीदा जाता ना, तो वो सबसे पहले वही लोग खरीदते, लेकिन दौलत से कामयाबी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जो तुम्हारे पास है ना अभी, जो प्रेजेंट में, उसको यूज़ करो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या, तुम्हारा मेहनत। इसलिए अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज़ पे दो, मेहनत पे, बस वही तुम्हें आगे ले जा सकता है। बाकी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, है ना। अपना 100% दो, मेहनत करो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभी जरूरत है ना, वही तुम्हें आगे ले जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई चीज़ ऐसे बना नहीं है ना जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान मेहनत करता है तो लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका आउटपुट मिलता नहीं है। लेकिन अल्टीमेट एट द एंड आपको इतना लेवल का आपको बोलेंगे ना अचीवमेंट मिलेगा कि आप भी नहीं सोच पाते हो। क्योंकि
जो सक्सेस होता है वो इंस्टेंट नहीं है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। मेहनत करते जाओ मेहनत करते जाओ, जब चांस बनता है तो तुमको कामयाबी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें या किसी इंसान को किसी भी फील्ड में हमेशा प्रिपेयर रहो। अगर आप उस लेवल में रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें चांस मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम सिक्स मारोगे, है ना। इसलिए मेहनत अपने पास करो, और कुछ अपने पास है नहीं। और इस लेवल का क्वेश्चन है तो डरा मत करो, मेहनत किया करो, देखा करो। अच्छी चीज है समझने के लिए तो समझा रहा हूं, क्योंकि कहने का मतलब ये छोटा मोटा क्वेश्चन करके आप कट ऑफ पास नहीं कर सकते हो, है ना। कट ऑफ पास करना है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। छोटा मोटा कोड के हम लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत हल्का आता है, लेकिन अच्छा हल्का नहीं आता है। आप लोग वो क्वेश्चन को करते हो कि जो तुम्हें कट ऑफ के नीचे रख देता है। अगर कट ऑफ पास करना है तो उस लेवल से क्वेश्चन को आगे जाना पड़ेगा, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग डाटा ले लें तो इस चीज को हम लोग बोले कुछ, है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, कि अगर हम ये चीज बोले इसको 1 kg ले लें, या फिर इसको ले लेते हैं 2 kg, चलो इसको ले लेते हैं 2 kg और इसको ले लेते हैं 4 kg, और यहाँ पे कर ले एक स्प्रिंग को अटैच कर लेते हैं, है ना। अभी वो क्या है नेचुरल लेंथ में, और इसका की क्या जो वैल्यू होता है वो है 100 न्यूटन पर मीटर। अब ये है 2 kg, ये है 4 kg। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि इसके ऊपर ये 2 न्यूटन है, इसके ऊपर मान लेते हैं हम क्या है 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, और इसके ऊपर हम लगाते हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ये चीज है, इसके लगाते हैं कितना 10 न्यूटन का, और इधर कितना लगाते हैं 2 न्यूटन का। और आपसे ये चीज पूछ दी कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बताना है। अब हम लोग कैसे बताएंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि हमें पता चल गया है कि ये 2 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का। इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास कहीं आएगा तो हमको सेंटर ऑफ मास से ही करना आसान है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम आपको बता चुके हैं क्या ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन उसका इतना आसान नहीं था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो हम ये चीज बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम बना लो। ये कुछ इस टाइप का है ना, COM फ्रेम। अब COM फ्रेम में क्या है कि यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये चीज देखिएगा, जैसे सेंटर ऑफ मास पे वो बैठा है तो हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स भी है 2 न्यूटन 10 न्यूटन, ये हमारा क्या एक्सटर्नल फोर्स है। तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी SCM को क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि इसका वैल्यू जो होता है टोटल मास यानी टोटल एक्सटर्नल एजेंट, टोटल क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो कितना है 6 kg। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6 यानी 4/3। तो अब ये हमारे पास क्या है 4/3 न्यूटन हमारे पास नहीं, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन आ गया। हमें पता है कि एक्सेलरेशन है तो सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास बैठे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठोगे तो एक सेंटर ऑफ क्या बोलेगा आपको एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा सीडो फोर्स, तो हम लोग लगाते हैं पहले सीडो फोर्स, है ना, फिर उसके बाद से देखते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 4 kg का ब्लॉक, ये कुछ इस टाइप का है ना 4 kg ब्लॉक। ये कितना होगा 4 kg ब्लॉक, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 kg ब्लॉक। अब 2 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है। हमें पता है कि इसमें क्या करेंगे एक सीडो फोर्स को अप्लाई कर देंगे। अब देखिए सीडो फोर्स का मतलब क्या होता है, सीडो फोर्स का मतलब ये होता है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है आपको लगाना है। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट तो ये हो गया। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मल्टीप्लाई बाई क्या होगा उसका फोर्स, विच इज इक्वल टू कितना होगा 16/3। तो अब ये चीज देखिएगा, ये जो हमारा है, ये वाला जो हमारा है वो लगेगा किस तरफ, यानी 60/3 अगर मैं बोलूँ तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, 60/3 इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें पता है कि ये क्या है 60/3 इस डायरेक्शन में है और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो टोटल कितना होगा, तो 10 माइनस में 60/3 यानी ये कितना होगा हमारा 30 माइनस में कितना होगा 30 माइनस 60 डिवाइडेड बाई
3। तो ये हमारा कितना होगा 40/3, 40/3। अब हमको पता है ये 40/3 है ना, तो ये भी हमारे पास कितना होगा 40/3। हाँ, इधर भी कितना होगा 40/3, वो देखिए कैसे, ये 2 न्यूटन इधर है, तो 2 न्यूटन तो हमारा ये हो गया, 2 न्यूटन तो हमारा ये हो गया। अब हमें पता है कि सीडो फोर्स लगाएंगे, तो सीडो फोर्स अगर लगाएंगे तो इसका क्या होगा एक्सेलरेशन और इसका मल्टी इसका मास, तो ये कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 8/3। तो वो भी कहाँ है 8/3 की बात करेंगे तो वो भी क्या है इधर ही डायरेक्शन में लग रहा है। अरे हट भाई ऐसे 3 ऐसे बनेगा, तो ये भी ऐसे लग रहा, तो ये कितना है देखेंगे तो 2 न्यूटन, और इसमें बोलेंगे तो वो हमारे लिए कितना होगा 8/3। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 8/3 प्लस में कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 8 है ना, प्लस में कितना होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 40/3। देखो यहाँ भी 40/3, यहाँ भी 40/3, तो नेट जो लगने वाला है इसके ऊपर, तो नेट जो लगेगा हमारा, तो इसको हम लोग हटाते हैं, जो नेट लगेगा वो कितना होगा 40/3, 40/3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 40/3, ये भी हमारे पास क्या हो गया 40/3। अब हमें क्या करना है, हम इसको मान लेते हैं, क्या हम इसको मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। अब सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। हमें ये चीज देखेगा कि 2 ब्लॉक है हमारे पास, ये कुछ ऐसा है, और हम लोग कहाँ बैठे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो झंडा यहाँ पे क्या होगा, गड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, अपना सेंटर ऑफ मास का झंडा गाड़ देंगे, COM, सेंटर ऑफ मास का झंडा हम लोग गाड़ देंगे। तो सेंटर ऑफ मास का झंडा गाड़ेंगे तो ये कितना होगा 4 kg, ये हमारा कितना होगा 2 kg, तो वो है 4 kg, ये हमारा कितना है 2 kg। हमें पता है कि अगर हम झंडा गाड़ेंगे तो वो क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है ये आगे जाएगा और फिर यहाँ से पीछे आएगा ऐसे, और वो ऐसे ऐसे जाके वैसे वापस होगा, यानी ऐसे 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 करेगा। ये भी अपने पास जगह पे क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस होगा, है ना। तो ये भी क्या होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऐसे 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 करेगा। तो हम लोग ये चीज बोलते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए हम लोग इसको कहाँ भेज देते हैं, एक्सट्रीम पे। तो मान लेते हैं वो कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पे, ये कुछ ऐसे चला गया, और ये भी हमारे कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पे, है ना, ये चला गया हमारा एक्सट्रीम पे, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये चीज देखेगा, ये हमारे पास क्या हो गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे चला गया। अब यहाँ पे चीज देखिए कि ये हमारा कितना है 2 kg का, ये हमारा कितना है 4 kg का, अरे है कि नहीं है। तो ये हमारा 2 kg है, ये वो हमारा 4 kg, ये हमारा क्या है 2 kg। तो अब यहाँ से देखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2, और इसको क्या बोलते हैं x1, यानी ये x2 से डिस्प्लेस हुआ है, ये कितना है x1 से डिस्प्लेस हो गया। हमको पता है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इस स्प्रिंग में क्या करेगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन करेगा, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ये अगर x2 होता है, ये कितना है x1 होता है, तो दोनों मिला के क्या करेगा, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन को प्रोवाइड करेगा। तो यहां से लिखेंगे क्या, x1 प्लस में क्या होगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा x, ये चीज हमारा हो गया, ये हमारे लिए क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन का अगर हम लोग बात करें तो फिर कैसे होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमारे लिए ये बन गया, अब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि हमारे लिए क्या है एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क और एनर्जी लगाएंगे। तो मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू COM फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक, अब ये चीज हमको समझ में, ये कहा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क और एनर्जी लगाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फोर्स हमारे लिए कितना है, तो फोर्स का अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारे लिए कितना होगा, फोर्स का वैल्यू इस जगह पे तो 40/3, और कितना का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन हमारा होता है
उस डायरेक्शन में x1, फिर प्लस में करेंगे तो 40/3 कितना का एक्सटेंशन होता है x2, ये चीज़ हो गया। माइनस में कितना होगा हाफ के x² इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन के जब समय दोनों ब्लॉक को क्या करेगा रुकेगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी रहेगा एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, तो इसलिए क्या होगा रुकेगा। अब हम इस चीज़ को उधर फेंक देते हैं और वहाँ 40/3 को क्या कर लेंगे कॉमन लेना, तो ये हमारा x1, ये हमारा कितना होगा x2 इज इक्वल टू हमारा कितना होता है के x² डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ से काट देंगे। जैसे इसको यहाँ से हम लोग काटेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे लिए क्या आ जाएगा 40/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे क्या होगा हमारा x। अब ये चीज़ देखिए कि हमें पता हो गया k का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, k का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ से 100, तो हम क्या करते हैं यहाँ से रख लेते हैं हमारे पास 100। अब इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना होगा 50, इसको काट देंगे तो कितना होगा 7, और ये कितना होगा 25, तो हमारा आएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/25, ये हमारा x। अब जो आने वाला मीटर में आ जाएगा, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखिए जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हमने कभी मैंने किताब वगैरह में नहीं देखा, है ना। अब हमको लगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना, तब मैंने बना दिया। लेकिन अगर मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे ना तो यही वैरायटी आपको मिलेगा, है ना, कि एक के ऊपर एक के इनिशियली क्या होगा रेस्ट पे होगा, फोर्स लगेगा, उसके बाद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से सोचा है और एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आपको। ये चीज़ देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा m मास है और ये हमारा कितना है 2m मास, ठीक। इसको बोलते हैं m मास और इसको बोलते हैं कितना 2m मास। इसमें कोई दिक्कत है तो ये है m मास, ये हमारा कितना है 2m मास। हम ये चीज बोलेंगे कि इस पे लग गया है कितना F फोर्स, है ना, और स्प्रिंग इसके अंदर नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग हमारा क्या है नेचुरल लेंथ, L हमारे पास क्या है स्प्रिंग हमारा इन नेचुरल लेंथ। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट नहीं है, अब इसको हम लोग हटा देंगे। अब सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं रेस्ट नहीं करते हैं, और इसको बोलेंगे हमारे पास क्या है स्मूथ, है ना, स्मूथ है। और ये चीज सरफेस है। हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि इसको हम लोग u वेलोसिटी दे दे रहे हैं। हम क्या करेंगे इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दे रहे हैं। अब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दें और फिर आपसे ये चीज पूछ दे कि फाइंड द maximum extension in स्प्रिंग, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब सोच के मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कैसे निकालेंगे, तो सबका इसका सरल जो सबसे आसान तरीका है जो हम लोग कर रहे हैं उस वही हमारे लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और फिर उसके बाद से कैलकुलेशन कर दो। तो हम क्या करते हैं कि पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मान लेते हैं ये हमारे लिए हो गया और ये हमारे लिए हो गया। तो हम कहाँ बैठेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे COM फ्रेम में, तो हमारे लिए ये चीज़ देखिएगा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होगा हमारा। अब हम चूंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार का सीडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों ब्लॉक पे एक सीडो फोर्स अप्लाई करना, उस चीज को देखिए कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये चीज अपने पास हो गया। अब सीडो फोर्स हमको अप्लाई करना है, तो ये हमारे लिए क्या है मास ऐसे है, और ये भी हमारे लिए क्या है मास, है ना। तो ये हमारे लिए m मास और ये हमारे लिए 2m मास ऐसे। तो इसको लिखेंगे क्या m और इसको क्या लिखेंगे 2m। ये चीज अपने पास हो गया। इधर तो पहले से हमारा क्या था F फोर्स था, ये कुछ ऐसे, इधर हमारा F फोर्स था। अब ये चीज देखिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे सीडो फोर्स लगाते हैं। सीडो फोर्स हमेशा क्या होता है कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम
है ना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम मल्टीप्लाई बाय जिस ऑब्जेक्ट पे आप सीडो फोर्स लगा रहे हैं उसका मास और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का इधर, तो फोर्स जो लगता है सीडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा का F/3 मल्टीप्लाई बाय 2m। तो यहाँ से m हमारा कट गया तो कितना होगा 2f/3। अब ये चीज देखिएगा 2f/3 अगर बोले तो हमारा वो इस डायरेक्शन में, क्या है हमारा इस डायरेक्शन में। अब इस पे आ जाएंगे, अब इस पे आते हैं तो हमारे पास क्या दिखता है कि इसके ऊपर भी सीडो फोर्स लगेगा, तो F/3m मल्टीप्लाई बाय m से m कट गया तो वो कितना आ गया F/3। अगर इधर F/3 है ना तो गारंटी से भी क्या होगा, नेट जो आने वाला वो उधर भी F/3 ही आएगा, है ना। इसको करके देख लेना, क्योंकि ये है माइनस में, ये है प्लस में, करके F/3 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सिचुएशन हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि हमको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठना है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास तो हमारे लिए क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, झंडा यहाँ गाड़ देते हैं, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, झंडा गाड़ देते हैं कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा क्या है, COM फ्रेम का झंडा है। अब ये जैसे इसको COM फ्रेम का झंडा गाड़ते हैं तो हमें पता है कि जो ब्लॉक होता है, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है वो टू एंड फ्रो करेगा, है ना, टू एंड फ्रो करेगा। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, टू एंड फ्रो करेगा। तो अब ये चीज देखिएगा, हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक को मान लेते हैं कि ये कितना एक्सटेंशन है, ये भी हमारे लिए क्या बनता है, एक्स एक्सटेंशन बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए कितना मूव कर जाएगा, कुछ ऐसे, और ये हमारे लिए कितना मूव कर जाएगा, कुछ ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2m का मास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m मास। हम ये चीज बोल रहे हैं कि इसके इनिशियल पोजीशन से, लेट से सपोज मान लेते हैं ये x1 डिस्प्लेस हुआ है, और ये अपने इनिशियल पोजीशन से लेट से मान लेते हैं कितना x2 एक्सपेंस हुआ है ना। और सेंटर ऑफ मास तो अभी भी अपने जगह पे वहीं पे बरकरार है, यानी सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं पे झंडा गाड़ के बैठा हुआ है, बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ खा पी के आओ, हम तो यहीं बैठे हैं, कहाँ जाओगे तुम। तो अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या, अगर ऐसे ऐसे, ये भी हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करेगा। तो हमको पता है कि जो एक्सटेंशन इसके अंदर क्रिएट होगा x1 प्लस x2 के बराबर होगा। अरे किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के बराबर होगा। अब ये चीज देखिएगा कि यहाँ से अगर हम लोग बोलें तो पहला इक्वेशन हमारे लिए क्या बनता है, x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लगाना था, दूसरा इक्वेशन हमको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी अगर हम लोग थ्योरम लगाना चाहें तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो अप्लाई करेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब मैं बोलूंगा क्या कि इसके ऊपर फोर्स कितना है, F/3। तो फोर्स लगता है कितना, F/3, और इसका डिस्प्लेस कितना होता है, x2, है ना। फिर क्या लिखेंगे, प्लस में। अब इस पे फोर्स कितना लगता है, F/3, और इसका डिस्प्लेस कितना होता होगा 1, है ना, 1 इज इक्वल टू नहीं। उसके बाद से हम लोग क्या लिखना है, स्प्रिंग का वर्क लिखना है। स्प्रिंग का वर्क अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाफ, है ना, के एक्स स्क्वायर, जो इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है। उसके बाद से देखिएगा फाइनल हमारे लिए क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि हम ये कब तक, ये फाइनल इसलिए 0 होगा क्योंकि जब तक इसके पास वेलोसिटी होगा वो कहाँ जाएगा, एंड पे जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या करेगा, ऐसे 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 जाएगा। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इसके में तब होगा जब ये दोनों क्या पहुंच जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो जब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो दोनों में क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम वो बोल सकते हैं उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। देखिए कैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो वो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उसको बोलते हैं क्या, हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यही तो हमारे पास था, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्या है इनिशियल, क्योंकि फाइनल तक हमारे क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो f(x2) डिवाइडेड बाई 3 प्लस में कितना होगा, ठीक, ये हमको ये फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर फेंक देते हैं, इन दोनों को इधर फेंक देते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो होगा क्या होगा, k/2x²। इसको हम इधर फेंक दिए, है ना। और जब इन दोनों को फेंकेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा f/3x2 प्लस में क्या होगा x1।
और ये हमारे लिए क्या है, इस डायरेक्शन में तो ही है, माइनस में क्या होगा 2 म्यू वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब कर दो। अब हमारे पास क्या होगा x1 प्लस x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x, तो इससे से उठा के हम लोग क्या करेंगे, लिखा देंगे x। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए अगर देखें चाहे तो ये हमारे लिए बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे लिए क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग आया माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस चीज को आप लोग निकालिए और x यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो बेसिकली हर क्वेश्चन में हमारे लिए क्या होता है, हर क्वेश्चन में ये टर्म 0 होता है, तो जैसे ये जाता है तो x से कट जाता है, x का वैल्यू हमारे पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनिशियल वेलोसिटी था इसलिए इसमें क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। और इनिशियल वेलोसिटी में अगर बोले तो हमारे लिए क्या होगा, यू इनिशियल रिलेटिव कितना होगा, सिर्फ हमारे लिए देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, यू वेलोसिटी देता, तो ये चीज हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये तो ऐसा वैरायटी था कि फोर्स लगा है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछता है। अब एक तरह का और क्वेश्चन है ना, उसमें क्या पूछता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि दो ब्लॉक है ना, दो ब्लॉक का इनिशियल कुछ वेलोसिटी है और आपसे जस्ट ये पूछ दे कि ये मुझे बताइए कि अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे बैठे हैं और तो ग्राउंड फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं तो दोनों का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, है ना। क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए कैसे, है ना। अब क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि है ना, क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा कि ये उन्होंने स्मूथ, है ना, ये हमारे लिए क्या बन गया स्मूथ। तो हम क्या बोलते हैं कि सपोज मान लो यहाँ एक ब्लॉक है कुछ इस टाइप का और यहाँ पे ब्लॉक है हमारा कुछ इस टाइप का, है ना। इसको मान लेते हैं इसका मास कितना है T2m और इसका मास कितना है m। ये हम लोग पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इसके अंदर लगता है स्प्रिंग, है ना, जिसका अभी क्या है नेचुरल लेंथ में और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k है। अब मैं बोलूँगा सपोज मान लेते हैं कि इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं u वेलोसिटी लगाते हैं। अब हमको पता है कि जैसे इसका u वेलोसिटी होगा तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर एक्सटेंशन होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन होने के कारण ये भी हमारे लिए क्या बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि कुछ समय बाद से इसके अंदर फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी इसका चेंज होगा। तो कुछ इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी of block. Find the maximum and minimum velocity of block with respect to ground. With respect to क्या करना है, ग्राउंड का करना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखिए एक प्रकार का स्टैंडर्ड तरीका है। तरीका क्या है उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात है कि ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पे कोई फोर्स तो है नहीं, है ना, कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं है ना। तो ये हमारा क्या है m मास है और ये हमारा कितना है 2m मास है। अब हम बोलेंगे कि अगर सपोज मान लो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएं, यानी कहने का मतलब है कि सॉल्व करेंगे COM फ्रेम में। सॉल्व क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे टोपी लगा के हम क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे पकड़ के। ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब ये चीज देखिएगा कि ये u हमारे पास क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u है।
हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए, इसका वेलोसिटी हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। अगर हमको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सोचना है तो इन दोनों का वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होना चाहिए। तो अब ये चीज देखिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लें सेंटर ऑफ मास का, तो वो चीज देखिए कि वेलोसिटी ऑफ COM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 u1 प्लस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस में m2 और v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अच्छा ये बताइए कि इनिशियल हो या फाइनल हो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, है ना। अब देखिए अब हम लोग m1 के जगह पे कितना है, m मास है ना, u1 है यहाँ पे कितना है 0, कितना हो गया 0। फिर क्या लिखेंगे प्लस ये कितना होगा 2m मास है, और इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या देखेंगे तो कितना है u वेलोसिटी है ना। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है टोटल मास, तो ये कितना है m मास और ये कितना है 2m मास, तो हमारे पास कितना हो गया 3 मास। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बोले UCM इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना होगा 2mu डिवाइडेड बाय कितना होगा 3m। तो अब यहाँ से देखो m से m काट देंगे तो हमारे पास कितना बचा 2u/3, 2u/3। अब 2u/3 हमारे पास क्या है, 2u/3 हमारे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। यानी ये सेंटर ऑफ मास जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो मूव करेगा 2u/3 से। किससे मूव करेगा 2u/3 वेलोसिटी से आगे की तरफ वो मूव करेगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें तो ब्लॉक का चाहिए, ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। तो अब देखो ब्लॉक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बोले तो देखिए क्या होता है कि हमें क्या चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यानी अगर सपोज मान लें इसको बोल लें 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा हमें कि जो भी इसका वेलोसिटी होता है ना, हम क्या करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। मान लो इसका वेलोसिटी कितना है 2u/3, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी अगर यहाँ पे बोलेंगे u है, हमारे पास कितना है u वेलोसिटी है। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमें क्या करना है माइनस कर देना है। यानी जो भी उसका वेलोसिटी होगा, अभी उसका वेलोसिटी कितना है u, उसमें से सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को क्या करना है माइनस कर देना है। यानी इसका है u, तो इस डायरेक्शन में हमें क्या दे देंगे 2u/3। यानी जिस भी फ्रेम में आप बैठे हो उसका फ्रेम का वेलोसिटी क्या करते हैं उस वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये चीज अपने पास हो गया। तो इसको भी हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। वो कितना होगा 2u/3। तो ये हमारे पास कितना होगा 2u/3, ये भी हमारे पास कितना होगा 2u/3। अगर हम इसका नेट निकालना चाहें तो u माइनस में 2u/3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3u 2u डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, यानी u/3। तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में वो हमारे पास कितना होगा u/3 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कितना होगा u/3 और इस डायरेक्शन में कितना होगा 2u/3। तो अब ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमें क्या करना है उस चीज को देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी अगर देखें तो u/3 ये और 2u/3 ये, अब ये दो हमारे पास सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है। अब मैं क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ 2 हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो अगर हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज अपने पास है। अब हमें देखिएगा कि हमें वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वो किसके बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में सेंटर ऑफ मास। अब हमें बताइएगा कि यहाँ पे कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज करने के लिए वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाली जो चीज है ना VCM, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा कांस्टेंट। क्या बन गया कांस्टेंट। तो ये चीज अपने पास कांस्टेंट है। आप यह चीज देखिए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है वाइडिस कर रहा है,
वैरीज क्यों कर रहा है उस चीज़ को देखिए कि अगर हम लोग वैरी क्यों कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो सेंटर ऑफ मास रुक जाता है। क्या करता है? सेंटर ऑफ मास हमारा रुक जाता है। ये हमारा क्या है? एम है और ये हमारा क्या है? 2m। तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर बोले कि झंडा गाड़ दें तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ मास COM में रुक जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे लिए क्या होगा कि आगे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे वो क्या है? वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये भी हमारा देखेंगे तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा, यानी यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, है ना। तो अब यहाँ पे देखियो कि सेंटर ऑफ मास के बात करें तो इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है? जीरो। यानी कहने का मतलब है कि झंडा हम गाड़ दें, सेंटर ऑफ मास का झंडा यहाँ गाड़ दिए, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा? टू एंड फ्रो करेगा। तो हमें पता है कि टू एंड फ्रो करेगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? मैक्सिमम, है ना। तो अब ये चीज देखिए कि ये वाली जो क्वांटिटी हो ना, ये क्वांटिटी फिक्स है, ये हमारे पास क्या करता है? वैरी कर रहा है। अब हमें पता है क्वेश्चन में ये पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि इसका वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये है कांस्टेंट, तो सिर्फ इसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी रख दो, आपको मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी रख दो। तो यही होता है ना। इसका मतलब ये है, मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना होगा? तो हम पता है कि V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कितना है? तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है 4/3। तो हम लिखेंगे 4/3। अब प्लस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमारे पास कितना है? तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमारे पास 2u/3। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? u के बराबर होना भी चाहिए। देखो कैसे, क्योंकि अब इसको इनिशियली हम कितना दे u वेलोसिटी दी है तो ये सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ेगा ना तो पीछे वाला स्प्रिंग फोर्स उसको पीछे खींच लेगा, तो इससे तो ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, इससे कम ही होगा। समझे कि नहीं सर? तो दिस इज ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये चीज अपने पास हो गया। दूसरा है कि मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम के बाद से क्या आता है? मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी, मैं बोलूंगा मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कितना होगा? V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला कितना होगा? तो हमें अगर मिनिमम चाहिए तो इसको क्या करें? मिनिमम रखना पड़ेगा। उसका मिनिमम का वैल्यू मतलब क्या होगा कि माइनस का वैल्यू, यानी ये एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। तो माइनस में कितना होगा? 4/3, प्लस में कितना होगा? 2/3। तो अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि अगर हम लोग करना चाहें तो कितना होगा? तो 2/3 ये कितना है? 1, या इसका मतलब कितना होगा? 1/3। तो अब ये चीज देखिए, ये हमारे पास क्या है? मिनिमम। तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी और ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये है मैक्सिमम, ये है हमारे पास मिनिमम। ये 2 का हो गया। इसी तरह 1 का भी निकालेंगे, है ना। इसी तरह हम क्या करेंगे? 1 का भी निकालेंगे। अब देखिए 1 का हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें पता है कि अगर 1 का बात बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली क्वांटिटी हमारे लिए क्या बन गया? कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या होगा? वैरी करेगा। अब यहाँ पे देखिए वो कितना वैरी करेगा, तो है ना, तो इधर वाला जो वैरी करता था हमारा कितना आया था? 2u/3। मिटा दिए हम तो इसको, है ना। तो शायद इस डायरेक्शन में 4u/3 था। हाँ ठीक है, u/3 था। सेंटर ऑफ मास कितना? 2u/3। हाँ, तो इधर कितना था? 2u/3। ये चीज हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिएगा, बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ 1 जो होगा, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करना है तो इसको लिखेंगे 4 मैक्स के लिए क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 2u/3 प्लस में कितना होगा? इसका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2u/3
3। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास अगर बोले तो 2 2 कितना होगा 4u/3। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अच्छा मिनिमम हमारे लिए बोलेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम, तो मैं बोलूँगा 4 मिनिमम, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिनिमम के लिए बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा 2u/3 और ये क्या होगा प्लस में होगा 3 इज इक्वल टू कितना होगा 0। वो चीज़ हमारे पास था ही, क्यों, क्योंकि देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली अगर देखेंगे तो यू वेलोसिटी हमारा किस में लगता था, इनिशियली अगर बात करेंगे तो यू वेलोसिटी फर्स्ट ब्लॉक पे लगा था, लेकिन इस वाले ब्लॉक पे तो कोई वेलोसिटी नहीं था, इसलिए वो क्या था हमारे लिए 0 हो गया था, है ना। तो इनिशियली 0 था, तब 0 से कम क्या हो सकता है, 0 से तो कम कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया मैक्सिमम, ये कितना हो गया 0। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको एक डाटा लेके बताते हैं और फिर इस चीज़ को आप करके बताइए। देखिए डाटा के हिसाब से, है ना, डाटा के हिसाब से क्या होता है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सेंटर ऑफ मास में बैठ जाना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल दो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, चीजें वारी करता है। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए कैसे। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये चीज देखिएगा। हम ये चीज बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये 1 kg का ब्लॉक और ये कितना है 2 kg का ब्लॉक, kg, और ये कितना होगा 2 kg, और यहाँ पे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग भी हमारा क्या है नेचुरल लेंथ, यानी नेचुरल लेंथ पे है। इसका के का वैल्यू मान लेते हैं कितना 100 न्यूटन पर मीटर है ना, 100 न्यूटन पर मीटर है। और हम इसको मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, और इसका वेलोसिटी 0 है ना, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा है ना। उसके बाद से जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए। हमें पता है कि इसको ग्राउंड फ्रेम में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, और उसको करना भी इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाते हैं। तो जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठेंगे तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए अगर बैठेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास कितना है 0 पे है, तो COM हमारे लिए बोलेंगे तो उसका तो एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा, यानी VCM होगा, है ना, VCM होगा। वो कितना होगा, तो उसलिए हम लोग को पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट मास, या अगर मैं बोलूँगा M1 V1 प्लस में क्या होगा M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या होगा M1 प्लस में M2। ये चीज़ M1 हमारे पास कितना है 1 kg, है ना, इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होगा प्लस में दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना है 0 है ना। फिर उसके बाद से टोटल मास देखेंगे तो ये 1 kg, ये कितना 2 kg, हमारे पास क्या हो गया 3, तो 3 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो वो कितने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रहा है। तो अब मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अगर हम बोले कि इन दोनों का वेलोसिटी, यानी कहने का होता कि सिस्टम का वेलोसिटी अगर निकाले तो ये हमारे पास कितना है m, ये भी हमारे पास कितना है m, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के बात करें तो ये हमारा कितना है 1 kg और ये हमारा कितना है 2 kg। अब हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग है, ये हमारा क्या है स्प्रिंग है। अब यहाँ पे इस चीज देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये हमारा क्या है रुका हुआ था, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि हमारे पास वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें किसी भी ब्लॉक का, तो अब मैं बोलूंगा सपोज मान लीजिए इसका V2 है, इसका भाई V1 है, तो इसके लिए हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चलता है उसके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं उसका वेलोसिटी जोड़ देते हैं, है ना। यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं उसका वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये इधर चलेगा। अब ये कितना है, तो ये तो पहले से कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा आगे की तरफ चल रहा है, तो हमें क्या करना है, जिस फ्रेम पे बैठते हैं उसका फ्रेम क्या करना है, उसका वेलोसिटी अपोजिट कर देना है। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना है
15, ये कितना है 5, तो ये हमारे पास कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अरे हुआ कि नहीं 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज देखिए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, तो ये चीज अपने पास हो गई। अब हम लोग क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। तो अब देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फिर से देखिए, है ना। तो हमें पता है कि किसी भी वेलोसिटी का बात करें, यानी मान लो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये चीज है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या कहते हैं, यही चाहिए, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वन सेंटर ऑफ मास प्लस में कितना होगा VCM। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ वन है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, तो ये चीज अपने पास हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे देखें कोई फोर्स नहीं है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को कोई चेंज नहीं कर सकता है, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को, तो ये हमारा कांस्टेंट। अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेरी करे। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये इधर आ रहा, अब जैसे मान ले ये इधर आ रहा तो आएगा 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 आएगा, तो फोर्स हमारा कहाँ कर पीछे की तरफ, तो ये ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे जाएगा, ऐसे आके ऐसे जाएगा। इसका मतलब है कि आएगा रुकेगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर रुकेगा फिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीजें हमारा कहाँ कर रहा है, वैरी कर रहा है, ये वाला चीज हमें क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। अगर ये चीजें वैरी कर रहा है तो मैं बोलूंगा इसको जीरो से एक बार इसको मैक्सिमम रख दो तो मैक्सिमम आ जाएगा, इसका मिनिमम रख दो तो मिनिमम आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम का बात बोलें वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैक्सिमम का बात बोलेंगे तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ पे देखें ना विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसको 1 माने, है ना, तो ये कितना हमारा होगा 10, अब प्लस में सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना है 5, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर मिनिमम का बात बोले, फॉर मिनिमम का बात करें वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिनिमम में इसका कितना होगा, तो ये प्लस का होगा तो माइनस में 10, है ना, प्लस में कितना होगा 5। अब हमारे पास आता है क्या, माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम तो 15 आता है, माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये वाला चीज ये जो दिखाता है वो डायरेक्शन को दिखलाता है। ये किसको दिखलाता है, डायरेक्शन को दिखलाता है, यानी माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको माइनस जो होता है डायरेक्शन को शोज करता है, यानी माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड ये माइनस को शो करता है। लेकिन अब ये चीज देखिए, अब मैं बोलूंगा कि पहले इधर प्लस में था और फिर वो माइनस में है, तो अब हमेशा आप याद रखिएगा क्या कि अगर सपोज मान लेते एक पार्टिकल यहाँ है, अब ये चीज है वो प्लस में जा रहा, प्लस में जा रहा, प्लस में जा रहा, प्लस में जा रहा, प्लस में गया। अब कहने का मतलब कि उसको माइनस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुक के फिर क्या होगा, टर्न लेना पड़ेगा, यानी यहां से गया ऐसे रुका होगा, फिर क्या होगा, टर्न होगा, क्योंकि वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा, घूम के नहीं आ रहा, तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो प्लस है, प्लस 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 जाके रुक गया। अब यहां से जाके रुकने के बाद से क्या होगा, वो फिर वापस आ रहा, तो ये जो माइनस है वो दिखला रहा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अब मैं बोलूंगा कि माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा क्या, उसके डायरेक्शन को, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी का बात बोलेंगे तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो अगर मैं बोलूंगा इसका मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, ये नहीं होगा मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 0। क्या होगा, मिनिमम 0। तो ये चीज हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, V1। अब V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो V2 हमको निकालना है, तो V2 अगर हम लोग निकालना होगा उस चीज को देखिए, ये हो गया V1 V2। अब मैं कहूँगा V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ V2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम, मैक्स के लिए क्या होगा, मैक्स के लिए इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, तो V2 का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है 5, है ना, इसका कितना है 5, तो कितना आ गया 10। उसके बाद से बोलेंगे फॉर मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम, तो एक बार इसका क्या करना, मिनिमम वेलोसिटी रखना होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा -5, ये कितना 5, ये कितना का 0, तो ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 10। तो ये है मैक्सिमम, ये है ये मिनिमम। तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं।
तो आपको लेक्चर को क्या करना है, कंटिन्यू देखना है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।